तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा को आगे हम दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। फिर वो जूरी आया, सो जूरी का साला आया और उन बैलों को वापस अपने घर लेने के लिए आया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर मोती ने 2-4 बार तो अपनी पूरी कोशिश की और गाड़ी को खाई में गिराने की, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। कल जो दोनों ने शरारत की थी, रस्सियां काट कर वापस भाग गए थे जूरी के पास, इसलिए उसने अब की बार मोटी रस्सी से बांधा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली और चुनी सब कुछ दी। अपने दोनों बैलों को तो खली दी, चुनी दी, लेकिन दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, और जूरी है जो कभी भी इनको नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। इन दोनों को खूब मारा जूरी के साला ने। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई। दोनों ने बिल्कुल नांद की तरफ ही नहीं देखा, कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। फिर दूसरे दिन जूरी के साला है गया ने उसको हल में जोत दिया, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। अब इन दोनों ने तय कर लिया कि हम पाँव नहीं उठाए। दोनों ने पाँव ही नहीं उठाया। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। जूरी के साले ने उन्हें खूब मारा, लेकिन फिर भी दोनों बैल नहीं चले। एक बार जब उस निर्दय ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। तो एक बार तो हीरा की नाक में उसने खूब डंडे भी मारे, लेकिन फिर भी उन्होंने पैर नहीं उठाए, और इस पर मोती को गुस्सा आ गया और वो काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा और हल लेकर भागने लगा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। सब टूट गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अगर गले में ये दोनों के गले में रस्सियाँ नहीं होती, दोनों पकड़ में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। और जैसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो हीरा कह रहा हो मोती से कि भागना व्यर्थ है, हम नहीं भाग पाएंगे क्योंकि रस्सियाँ बहुत बड़ी हैं। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। मोती ने वापस उसे मूक भाषा में कहा, भाई इसने तुम्हारी जान ले ली थी, खूब मारा नाक पर, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया तो मार से कहाँ तक बचेंगे। कभी मार चाहे कितनी पड़े, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है मार खाने के लिए, तो मार तो पड़ेगी। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। गया फिर 2 आदमियों के साथ आया। दोनों के हाथों में लाठियाँ थी। दोनों आदमियों के हाथों में लाठियाँ थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा मैं भी। तो मोती ने कहा, भाई आप हीरा से कहा कि भाई तू कहे तो मैं कुछ मज़ा चखा दूँ इनको भी। लाठी लेकर आ रहा है। ये ने समझा, नहीं भाई खड़े हो जाओ, कि चुपचाप खड़े रहो, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। कि नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। दोनों बैल ने कहा, भाई हमारी ये जाति का धर्म नहीं है और चुपचाप खड़े रहो, उनको आने दो। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। अब हीरे की बात को उसने मान लिया और चुपचाप खड़ा हो गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। खुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, दोनों को मारा नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना इस मसलत है। उसको टाल दिया, मार नहीं पड़ी। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। फिर वही सूखा भूसा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। तो फिर गया की लड़की थी, वह 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होगी, ये 1 रोटी से क्या होगा। पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। दोनों को ऐसा लगा जैसे उनको खाना मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। लड़की किसकी थी? भैरों की। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। अब उसकी
लड़की की माँ तो थी नहीं, इसलिए सौतेली माँ थी जो उसे बहुत तकलीफ़ देती थी, दुख देती थी, इसलिए उन दोनों बैलों से ही वो प्रेम करती थी। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।